बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज करते हैं कुछ बात इंडियन नेवी की। बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और उसमें सबसे हसास मौजू है उन 8 नेवी ऑफिसर्स का जिनका ताल्लुक भारत से है और उनके सर पर इस वक्त मौत के साए मंडला रहे हैं और वो डिटेन्ड हैं, उनको वो कैद में हैं इस वक्त कतर के। पिछले साल अगस्त में इन 8 नेवल ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। फिर कतरी ऑफिशियल्स ने जब उनके यहाँ फीफा वर्ल्ड कप की जो है वो तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और आपको याद होगा उसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स जो थे उन लोगों ने वहाँ पर ड्यूटीज़ जो थी वो सर अंजाम दी थी। मगर उससे पहले पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे थे वो भी उनके साथ राब्ते में थे। उन्होंने ख़ुद एक दरख्वास्त पर, जो कि दो तरफ़ा ममालिक में कुछ बाकायदा मुआहदे होते हैं जिनकी बुनियाद पर सिक्योरिटी के वफूद के ट्रांसफ़र्स होते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस होते हैं और अहम मौके पर उन ममालिक से सिक्योरिटी की दरख्वास्त की जाती है। तो पाकिस्तान वॉज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ नेटो के अलावा जिन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी की जो सरगर्मियाँ हैं उन पर नज़र रखी। अब ये बहुत भारत की जानिब से इसको हाई प्रायोरिटी मामला करार दिया गया था और ये 8 जो फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स थे कतर में, ये तब मामला सामने आया जब कतर ने इनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की और बताया ये गया कि ये 8 फॉर्मर नेवल ऑफिशियल्स जो थे ये जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। जासूसी ये कतर में कर रहे थे और जासूसी ये इज़राइल के लिए कर रहे थे। अब ये कहना है कतर का और उनका जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो ये है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ डिटेंशन द कतरी अथॉरिटीज़ रिवील्ड दैट दीज फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स वर स्पाइंग ऑन कतर्स सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम फॉर Israel. However, keeping in view the India-Israel relationship, similar past incidents and the government's proactive pursuit, it is likely that these officers were working at the behest of the Indian government. It is also significant to explore how the whole incident affects the relationship between Qatar and India. कतर ने बहुत जल्दी इस तमाम तर मामले का सुराग लगाया और तय ये पाया कि अब इस मामले को मीडिया में लाया जाए। तो अगस्त 2022 में ये मामला मीडिया में आया। अब बात कहाँ पे है? बात ये है कि इन तमाम तर ऑफिसर्स के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, इनको गिरफ़्तार करके भारत के हवाले नहीं किया गया बल्कि ये भी कतर में है और अभी इनके सज़ाए मौत के चांसेस, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर ये जो कवायद ज़वाबित हैं, एक मनशियात के हवाले से बहुत वाज़ेह हैं कि मनशियात के लिए वहाँ पर कोई माफ़ी नहीं है। सऊदीया में भी हेड कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इन जराइम में मुलविस अफराद को। और एस्पिनाज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स फॉर एनी कंट्री, और फिर बी इट गल्फ़ कंट्री और मिडल ईस्टर्न और साउथ एशियन और सेंट्रल एशियन, ये ममालिक वैसे भी इन मामलों में बहुत हसास पाए जाते हैं। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि इन तमाम ऑफिसर्स के सर पर मौत के साए मंडला रहे हैं। देखना यह है कि भारत की हुकूमत इनको किस तरीके से डील करती है और इन ऑफिसर्स की माफ़ी के लिए वो रुजू करते हैं या नहीं। कतरी, अलबत्ता कतरी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि भारतीय हिंदुस्तानी हुकूमत के क्या कहना चाहिए, उसको सपोर्ट के अलावा ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक बहुत संगीन जो है इस वक्त स्टेज आ चुकी है इन 8 ऑफिसर्स की। अब इसमें पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स वहाँ पे एजेंसीज़ तो खैर नो डाउट इस मामले में काफ़ी ज़्यादा माहिर समझी जाती हैं, मगर पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने इस मामले में कतर की कितनी हेल्प की, अगर ऐसा है तो एज़ अ पाकिस्तानी आई थिंक इसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम लोगों ने किसी मुल्क की मदद की है। तो देखना यह है कि आगे की चीज़ें किस तरह से रिवील होती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट कतर विल लाइकली प्रोक्योर U-212 एडवांस सबमरीन केपेबल ऑफ अवॉइडिंग radar detection. It is worth noting that after procuring the submarines, Qatar will become the second country after Iran to operate submarines in the Persian Gulf. यही वो सबमरीन है U-212 जिसके ऊपर एस्पिनाज के लिए ये 8 फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स जो थे उनको डिप्यूट किया गया था। और फॉलोइंग द इंसिडेंट दाहरा ग्लोबल इज़ बीइंग शट डाउन। दाहरा ग्लोबल वो कंपनी है जिसमें ये काम करते थे एंड ऑल द इंडियन एम्प्लॉयज़ हैव बीन आस्क्ड टू रिज़ाइन। द मेजॉरिटी ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, ओवर 75 in number, consist of former Indian Navy personnel. They have been notified that their employment with Dahra will टर्मिनेट ऑन May 31, 2023। उनकी तमाम तर टर्मिनेशंस कर दी गई हैं क्योंकि अगस्त 2022 में इनको उठाया गया था और अब इनकी किस्मत का फ़ैसला जो वो होने जा रहा है, जो कि यकीनन बहुत सख्त फ़ैसला होगा। और
Dahra Technologies is a local partner in Qatar's secret project to obtain Italian submarines, and reportedly Qatar is in the process of acquiring submarines. سب مرین کا اور دوحہ کا معاملہ ہے، ہم بھی اس سب مرین پروگرام کی ڈیٹیلز پر نہیں جائیں گے. ہر ملک کی اپنی ایک ڈیفنس سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ان کی بھی ہے. ہم آگے بات کرتے ہیں بھارتی نیوی کے حوالے سے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. 2021 میں بھی اگر ہم یاد کریں اپنے جو ان کے انڈیجنس پروگرامز ہیں، جیسے وکرانت ہے ان کا نیول وارشپ کریئر، جو نیول ایئر کرافٹ کریئر، اس کی ابھی تک کوئی ان کی کو خلاصہ سمجھ نہیں آ رہا. اس کے اوپر پیسے پہ پیسہ جھونکا جا رہا ہے، مگر آج تک اس کی کوئی واضح خد و خال سامنے نہیں آ رہے. پھر امریکہ نے جو ان کا 7th فلیٹ تھا، اس نے جب ان کے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ نہ صرف ان کے EEZ ایکسکلوسیو اکنامک زونز میں نہ صرف وہ آئے، بلکہ انہوں نے اپنے اس ایکٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا. میں اس کے اندر باقاعدہ آپ کو ان کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ کے سنا سکتی ہوں. مگر بھارتی اخبار اس حوالے سے کیا کہتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں. یونائٹڈ اسٹیٹس ڈیفینس نیوی شپ انٹرنگ انڈین EEZ، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خود پاکستان 3 مرتبہ جو بھارتی سبمرین ہے اس کو بھگا چکا ہے، اپنے پانیوں کے آس پاس سے وائلیشن نہیں کرنے دیتا. کو جا کے ایک امریکی سب مرین آئے اور پھر وہ باقاعدہ کہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے اور بہت اچھا کیا اور یہ ہمارا حق تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ انڈیا نے معاف کر دیا ہو نہ کر دیا ہو، لیکن اس کے اوپر چینی سائڈ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے. The 7th fleet is the largest of the US Navy's forward deployed fleets, though the US Navy has conducted similar operations in Indian waters in recent years. These were not publicized as it happened in the case of the latest operation on April 7th. اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جمعے کو اس کے فوراً بعد اگلے ہی دن انہوں نے اپنے اس تمام تر ایکشن کو ڈیفینڈ بھی کیا. The freedom of navigation operation conducted by its 7th fleet within India's exclusive economic zone without taking New Delhi's permission, calling the move an innocent passage through its territorial sea and consistent with international laws. تو یہ انہوں نے اس کو ایک انوسنٹ موو قرار دیا. ان کی جو ایکسرسائزز تھیں اور ان ایکسرسائزز میں انہوں نے کہا کہ فریڈم آف نیویگیشن آپریشن ایکسرسائز تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک معصومانہ سی اپروچ تھی جس کو کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس پانی میں جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہم رہے. اس میں نیو دلی کچھ نہیں کر سکا. سب سے بڑی میں سوچ رہی تھی مزاحمت وہاں سے آئے گی، مگر نئی دلی جو ہے وہ خاموش تھا. نیو دلی کی اپروچ آپ کس نظریے سے لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی میں چاہوں گی کہ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری کا جان کربی کی جو رپورٹرز کے ساتھ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ USS جان پال جونز نیوی ڈسٹرائر asserted navigational rights and freedoms in the vicinity of the Republic of the Maldives by conducting innocent passage through its territorial sea in normal operations with its exclusive economic zones without requesting prior permission, and that's consistent with the international law. یعنی وہ بڑے دھڑلے سے انہوں نے اپنے اس اقدام کو نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ انہوں نے اجازت لینا بھی گوارا نہیں کی. اب آتے تیسرے مسئلے کی طرف. another delay in Indian Navy's attempt to augment underwater assets. اب یہ ایک اور ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بھارتی ذرائع ابلاغ بہت کم بات کرتے ہیں، مگر اب ان کا چندی گڑھ کا ہی ایک اپنا پبلیکیشن ہے، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں the Indian Navy's INs continually postponed endeavors to augment its steadily aging and depleting underwater assets by locally building 6 hunter-killer diesel-electric conventional submarines SSKs via its 15 years old project 751P751, جس کو کہتے ہیں has suffered yet another delay. Official source that vendor response deadline to the P751's July 2021 tender on request for proposal, which was earlier postponed from June to December 2022, has been further deferred to late 2023. یعنی 15 سال سے ان کے انڈر واٹر ایسٹس جو ہیں وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود سال 2 سال کی مزید جو ہے اس کے اندر ڈیلے آ گئی ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو 2-3 اور واقعات بتا دیے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو سب بھارتی نیوی کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اور اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں تو ان کے میجر گورو آریہ کے سٹیٹمنٹس دیکھیں، وہ دوسرے ملکوں کے اوپر وی لاگس پہ وی لاگس کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی پاکستان کے 14 اگست کے دن
मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह सब ठीक हो रहा होगा। मैं डिफेंड नहीं करती जो वाक़या उन्होंने कोट किया, उन्होंने उसको मुजरे का नाम दिया। कायद-ए-आज़म और फ़ौजी अफ़सरान की तस्वीर के सामने उन्होंने मॉक किया, एक तकरीब हो रही थी। बिल्कुल मैं कहती हूँ अगर वो इस तरह हो रही है जैसे वो बता रहे हैं तो गलत हो रही है, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। मगर इन लोगों के प्रोपेगेंडा की हद अब ये क्रॉस हो गई है कि अपने मुल्क में मज़ालिम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, मगर उनको दूसरे अपने पड़ोसियों के कामों में ज़रूर मुदाखलत रखनी है। और ये मुदाखलत इसलिए ज़्यादा सामने आती है कि पाकिस्तान से उनको जवाब नहीं दिया जाता। तो ये वीडियो करने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि आपके अपने घर में भी बहुत सी चीज़ें ठीक होना बाकी हैं, आप उन पर तवज्जो दें। और सबसे बढ़कर आपके लिए इस वक्त मसला आपकी अपनी नेवी बन रही है। आपकी नेवी जो है इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार है। आपको चाहिए कि आप उसको ऑगमेंट करें, आप उसको अपग्रेड करें। और आपका इसमें एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इसी तरह मार्कोस कमांडो का एक मेंबर इनका जो है वो बिजली की हाई वोल्टेज तारों में फंस कर वो अपनी जान गंवा बैठा। और इंडियन नेवीज़ मार्कोस कमांडो डाइज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, गेट्स इंटेंगल्ड इन पावर लाइंस ड्यूरिंग पैराशूट जंप। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मुझे इस चीज़ का दिली दुख है कि एक फ़ौजी अपनी जान से गया और इनकॉम्पिटेंस की वजह से, क्योंकि उसकी सिग्नलिंग, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसके जितना भी जो एक होना चाहिए था, उसकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए थी, अपने एक एक्सरसाइज के एक कंपोनेंट के ऊपर उसको ग्रिप होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। यानी उसको उस चीज़ से उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई। मैप रीडिंग कह सकते हैं आप इसको, जियो रीडिंग कह सकते हैं, या कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, मगर उसके पास वो नहीं थी। कहते हैं इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट शर्मा used a parachute during a jump from an aeroplane on Thursday morning. He reportedly failed to notice the high voltage power wires during the final moments of the jump. ये अब एक बहुत बड़ा सानेहा है एक फ़ौजी के लिए। उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। मतलब उसको उस लिहाज से या तैयारी नहीं कराई गई, या उसको पता नहीं था, या वो इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं था कि वो इसको हैंडल कर पाता। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए आज तक पाकिस्तान की जानिब बहुत कम रिसोर्स वाली आर्मी है, या बहुत कम रिसोर्स वाली नेवी है, मगर अपने जज्बे में काबिल तहसीन है और अपने काम को करना जानते हैं। इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और इस दरख्वास्त के साथ कि अपने सियासी डिफरेंसेस को साइड पर रखकर मुल्क के लिए एक बार ज़रूर सोचिए, और जहां मुमकिन हो सकेगा मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी तहज़ीब के शाइस्तगी के दायरे में रह के। मगर पाकिस्तान को अपना ही समझें, अपने वक्ती सियासी इख्तिलाफ़ के लिए, पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की मुश्किलात ना खड़ी करे, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा बहरहाल, और इंशाअल्लाह गुजर जाएगा और बेहतर वक्त आएगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो लिहाजा इस दुआ के साथ आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर इस दुआ के साथ कि आप अल्लाह की अमान में रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।